हाँ दोस्तों, कैसे आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? सुपर फास्ट क्लास की आज ये हमारी दूसरी क्लास है। और आप इसके पहले अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और ना परमाणु की संरचना के बारे में पहली क्लास पढ़ लीजिएगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, कमियां क्या है तथा बोहर की परिकल्पना है। आज टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और कैसे लिखा जाए इसका भी प्रयास करिएगा। देखिएगा मेरे दोस्तों, आप लोगों ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को आसानी के साथ पढ़ लिया, लेकिन उनकी कुछ कमियां रह गई। उन्हीं कमियों को आज हम इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले उनकी जो कमी थी मेरे प्यारे, सबसे पहले उनकी कमियां थी, परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके थे। इन्होंने रदरफोर्ड ने परमाणु की अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, यानी नाभिक, आप मान लें नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या होता है, अभिकेंद्र त्वरण की आवश्यकता पड़ती है। अभिकेंद्र त्वरण की आवश्यकता पड़ेगी। और आपको पता है, गतिकी विज्ञान के आधार पर अगर त्वरित इलेक्ट्रॉन अगर गति करते हैं, त्वरित कण आवेश अगर गति करेंगे, तो वहां पर हमेशा क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा का ह्रास होगा, और जब ऊर्जा का ह्रास होगा, जाहिर बात, आप अगर इमेजिन करिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है और लगातार इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होती रहेगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है, जो है आवेश है, वह आवेश जाकर के नाभिक में गिर जाएगा। नाभिक में क्या होगा, गिर जाएगा, अर्थात नाभिक के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके थे। दूसरी बात, दूसरा इन्होंने क्या बताया, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकी थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरी इसकी जो कमियां थी, ये कमियां क्या थी, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके थे। ये इनकी दूसरी कमी। दोस्तों, अब हम रदरफोर्ड की कमियों के देखने के बाद देखेंगे कि परमाणु जो आपका बोहर की परिकल्पनाएं क्या थी। जो रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियां थी, इन्हीं सभी कमियों को, यानी उनकी जो कमियां थी, हाइड्रोजन परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या ना कर पाना और उसके रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या ना कर पाना, इन्हीं सभी कमियों को दूर करने के लिए बोहर ने 1913 ईस्वी में जो आपका प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के नियम के परमाणु मॉडल की कमियों क्या किया था, दूर किया। उन्होंने जब इनकी कमियों को दूर किया, और उन कमियों को दूर करते हुए इन्होंने 3 प्रकार की परिकल्पनाएं, जिसको हम अवगृहीत के नाम से जानते हैं, उसको इन्होंने क्या किया, दिया। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए, बोहर की परिकल्पना। बोहर की 3 अवगृहीत कौन कौन से हैं, बोहर की 3 परिकल्पनाएं कौन कौन सी थी, जिसके जो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के मॉडल को क्या किया था, दूर किया था। सबसे पहला अगर हम देखेंगे, इनकी बोहर की जो 3 परिकल्पनाएं थी, बोहर की 3 परिकल्पनाएं ध्यान दीजिएगा। पहली परिकल्पना का अगर ध्यान देंगे, इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका जो कोणीय संवेग है nh/2π का पूर्ण गुणज हो। यानी उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं। अभी तक उन्होंने क्या बताया था, आपके जो रदरफोर्ड ने बताया था, रदरफोर्ड बताते हैं कि हाँ, बाहर आपके चक्कर लगाएंगे और चक्कर लगाते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे और अंततः आकर के क्या हो जाते हैं, नाभिक में गिर जाते हैं, जिससे नाभिक की परमाणु की अस्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सके। लेकिन उन्होंने बताया कि बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन घूमते तो है नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चक्कर के चारों ओर घूमेंगे, लेकिन हाँ, केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग, मेरे प्यारे, जिनका कोणीय संवेग क्या होता है, nh/2π का पूर्ण गुणज होता है। और उन्हें यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m और घूमते हुए, मान लीजिए आपका क्या है, एक परमाणु है, एक आपका नाभिक है, नाभिक के चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन वाले नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। इस इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान m है, और यह इसकी त्रिज्या कितना r है, और ये v वेग से क्या करता, घूम रहा है। तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा, घूम रहा है, तो इसका कोणीय संवेग जो होता है nh/2π का क्या होगा, पूर्ण गुणित होगा, जहां आपका यह कोणीय संवेग mvr = nh/2π। अब यहां पर m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये v इलेक्ट्रॉन का वेग, और r क्या, घूमते हुए कक्षा क्या है, त्रिज्या है।
एन आपका क्या, एम आपका मुख्य क्वांटम संख्या, एच प्लांक का नियतांक और 2 पाई आपका कांस्टेंट है। आपका ये दूसरा हो गया। अगर दूसरे की बात करिए तो पहला हो गया। दूसरे की जब बात करते हैं, इन्होंने बताया नाभिक क्या होते हैं, केवल अस्थायी कक्षकों में ही घूमते हैं। नाभिक केवल अस्थायी कक्षों में क्या होते हैं, घूमते हैं, और घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। और जबकि यही रदरफोर्ड ने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, जिससे इसकी अस्थायित्व की व्याख्या नहीं किया जा सका। तो इन्होंने बताया, बोहर ने बताया कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन कभी भी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, यद्यपि उसमें अभिकेंद्र त्वरण होता है। यद्यपि उसमें अभिकेंद्र त्वरण होता है, जिससे इन्होंने क्या किया, परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या किया था। परमाणु की अस्थायित्व की व्याख्या इसी के आधार पर किया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा का उत्सर्जन होगा नहीं तो जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने कक्षा में क्या होते हैं, बने रहेंगे, जिससे आपका जो परमाणु है, परमाणु का अस्थायित्व क्या होगा दोस्तों, बना रहेगा। आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तीसरा नियम की, तीसरे परिकल्पना की अगर हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक उसी प्रकार अगर कोई भी गरीब व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति या किसी भी वस्तु को जबरदस्ती अगर कोई फोर्स दे दिया जाए, जबरदस्ती उसको अमीर बना दिया जाए, तो अमीर वो कब तक रहेगा, जब तक आप उसको पीछे से फोर्स लगाए रहोगे, जब तक उसको कोई चीज देते रहोगे। और जैसे ही वह पैसा खत्म होगा तुरंत क्या हो जाएगा, फिर से वो क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। अगर किसी वस्तु को ऊपर ले जाए, कब तक यार उसको ऊपर उठाए रहोगे, जब तक आपका फोर्स होगा तभी तक ऊपर उठा होगा, और फोर्स खत्म होते पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। यही सेम कंडीशन है बोहर की तीसरी परिकल्पना पे। उन्होंने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है, मान लीजिए आपका क्या है, नाभिक है, और आपको पता है नाभिक के चारों ओर अस्थायी कक्षाएं होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घूमता है। अब इन्होंने बताया कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को अगर किसी कारणवश बाहर से एनर्जी मिल जाती है, किसी कारणवश अगर बाहर से एनर्जी मिलेगी, तो वह अपनी कक्षा को छोड़ करके उच्च कक्षाओं में क्या कर लेता है, प्रवेश कर लेता है। ये क्या करेगा, अपनी कक्षाओं को छोड़ेगा और उच्च कक्षाओं में क्या कर लेगा, प्रवेश कर लेता है। लेकिन हाँ, केवल वह 10⁻⁻8 सेकंड के बाद ही ये निम्न कक्षाओं से कहा या उच्च कक्षाओं में प्रवेश किया, और 10⁻⁸ सेकंड के बाद वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए पुनः अपनी कक्षाओं में क्या कर लेगा, प्रवेश कर लेता है, पुनः अपनी कक्षाओं में क्या कर लेता है, प्रवेश कर लेता है। यही आपका तीसरा अवगृहित है। आप लिख लीजिएगा, जब इलेक्ट्रॉन को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिलती है, तो वह उसका कोई इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा को छोड़ करके उच्च कक्षाओं में प्रवेश कर जाता है, और 10⁻⁸ सेकंड बाद पुनः वह अपनी कक्षा में क्या करेगा, वापस लौट आता है। वह पुनः अपनी कक्षाओं में क्या करेगा, वापस लौट आएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई आपका नाभिक है, ये नाभिक की पहली कक्षा, ये आपकी दूसरी कक्षा यानी ऊर्जा स्तर है, ये आपका तीसरा ऊर्जा स्तर है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जब यहां से निम्न ऊर्जा स्तर E1 से उच्च ऊर्जा स्तर किससे पहुंचता है, E2 में पहुंचेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब ऊर्जा स्तर E1 से कहां पहुंचेगा, E2 में पहुंचा है, तो जो इसकी एनर्जी होगी उसको क्या होगा, तब यहां पर आपको मिलेगा Hν = E2 - E1। E2 माइनस क्या होगा, E1। यहां से यहां तक आने में जो आपकी एनर्जी लगती है, क्या होती है, आपकी Hν एनर्जी बाहर से को क्या होगी, प्राप्त हुई। अब अगर हम यहीं से म्यू का मान निकालें, आवृत्ति निकालेंगे, E2 - E1 बटे क्या मिल जाएगा, H आपका प्लांक का प्लांक नियतांक होता है। H क्या होता है दोस्तों, आपका प्लांक नियतांक होता है। और यही जो आपकी समीकरण मिला, इसी समीकरण को हम बोलते हैं बोहर की आवृत्ति प्रतिबंध। बोहर की आवृत्ति प्रतिबंध के नाम से जाने, बोहर की आवृत्ति प्रतिबंध क्या होता है आपका, बोहर की आवृत्ति प्रतिबंध के नाम से हम इसको जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग बेहतरीन तरीके से नोट बनाते चलिए, और आपके जो 20 दिन का टारगेट क्लास है, आपके पूरे क्लास के माध्यम से हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। इन्हीं बोहर की परिकल्पना जो थी, यही भौतिक विज्ञान की आधारशिला बनी, और इसी पर
इसी पर एक बात याद कर लीजिएगा, 1922 ईस्वी में, इसी पे याद कर लीजिएगा कि 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, और जो आपकी बोहर की परिकल्पनाएं थी, बोहर को 1922 ईस्वी बोहर को क्या मिला था, इसी पे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस पर? बोहर की जो परिकल्पनाएं थी। लेकिन बाद में समरफील्ड तथा इसके बाद फिर और ब्रांगली आदि वैज्ञानिक आए, जिन्होंने जो बोहर की परिकल्पना थी, इन परिकल्पनाओं पर अनेक सुधार किया था। इन परिकल्पनाओं क्या किया था? अनेक सुधार भी किया था। अब हम, क्योंकि मुझे बहुत फास्ट कंप्लीट करना है, थ्योरेटिकल पार्ट को देखना है, ये सब फार्मूले याद करिए, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल जब लाइव चलेगा तो उस क्लास में इन सब के बारे में चर्चा कर लेंगे। लेकिन आपको कुछ फार्मूला, जैसे अस्थायी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का व्यंजक, ये फार्मूला मेरे दोस्तों याद कर लीजिएगा। R बराबर होता है n स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m z e स्क्वायर, जहां n क्या हम होगी क्वांटम संख्या, r आपकी त्रिज्या है, h आपका प्लांक नियतांक, एप्सिलॉन आपको पता ही है, पाई आपको पता है, m क्या द्रव्यमान है, और e क्या है परमाणु क्रमांक हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर एक बार देखिएगा, ये जो आपका h है, एप्सिलॉन नॉट है, पाई है, m है, e है, ये सब चीजें आपस में क्या है, यानी आवेश है, ये सब चीजें क्या है, आपस क्या होते हैं, कांस्टेंट होती हैं। यानी कि h प्लांक नियतांक कांस्टेंट है, ये भी आपका निर्वात की चुंबकशीलता विद्युतशीलता का है, ये भी क्या है, कांस्टेंट हो। ये आपका पाई है, पाई भी कांस्टेंट मान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, परमाणु क्रमांक भी कांस्टेंट होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तब यहाँ पर एक आपको r अनुक्रमानुपाती n का स्क्वायर मिलेगा। यानी इसके आधार पर जो आपके अस्थायी कक्षक की त्रिज्या होती है वह हमेशा संगत जो आपका मुख्य क्वांटम संख्या होती है उस क्वांटम संख्या के स्क्वायर के बराबर होती है। क्या स्क्वायर के बराबर होगी? अगर पहली कक्षा होगी तो यहाँ पर 1 मिलेगा, दूसरी जब होगी तो 2 दूना 4, तीसरी होगी 3 त्रिका 9, चौथी होगी 4 चौक 16। इसके अनुपात में आपके जो त्रिज्याएं होती हैं वो त्रिज्याएं बढ़ती हैं। मान ली पहली त्रिज्या होगी इसकी 1 हो गई, जब दूसरी त्रिज्या होगी इसका क्या होगा, 4 होगा, अगली त्रिज्या होगी इसका क्या होगा, 6 होगा। ऐसी त्रिज्याएं लगातार क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। अगर हम अस्थायी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वेग निकालें, v बराबर वही z(e²/2h एप्सिलॉन नॉट और 1 क्या होगा, n होगा। ये सभी चीजें क्या होते हैं दोस्तों, कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर v अनुक्रमानुपाती 1 क्या मिलेगा, n मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जैसे आपका अगर वेग अधिक होगा तो वहां पर आपके मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी, कम होगी। अर्थात जितना नजदीक होगा वो क्या होगा, जितना नजदीक होता है क्वांटम जितना कम होती है उसका भी उतना क्या होगा, अधिक होगा। ये आपका रेसिप्रोकल अनुक्रमानुपाती को सिद्ध